हेलो वेलकम बैक। तो भाई तुम्हारा आईसीएसई के स्पेसिमेन पेपर का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके 20 पार्ट हैं। वो कवर करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। चलते हैं और हर एक को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा अभी कि भाई उसका आंसर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है, वो भी समझेंगे। तो आते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे। बोला चूज़ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन गिवन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। और यहाँ पर बोला है एक फ़ोटो दे रखी, तुम्हें दिख भी रही होगी ये, ठीक है ना। ये पिक्चर दे रखी है, बोल रखा है नेम द अबव स्ट्रक्चर, और ऑप्शन दे रखे 4 भाई। एक तो है 1 डायमेंशनल एरे, दूसरा है 2 डायमेंशनल एरे विथ 4 रो एंड 5 कॉलम, तीसरा है 3 डायमेंशनल एरे। तो देखो भाई तीसरा ऑप्शन तो गया 3 डायमेंशनल एरे, ऐसा हमने भी कुछ नहीं पढ़ा है अभी सिलेबस में। फोर्थ ऑप्शन है 2 डायमेंशनल एरे विद 5 रोज एंड 4 कॉलम। अब इतना तो हमें दिख रहा है कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि इसमें रो हैं और इसमें कॉलम है, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशनल एरे वाला ऑप्शन भी गया। 1 डायमेंशनल अगर एरे होता तो कुछ इस प्रकार का तुम्हें दिखाया होता है, ठीक है ना। जो ये फूल बने हुए हैं ये ऐसे बने हुए होते। अगर ऐसा कुछ पेपर में आए तो समझ जाना 1 डायमेंशनल एरे बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसे भी दिख रही हैं लाइनें, ठीक है, और एक ऊपर से नीचे को इस प्रकार से भी दिख रही हैं। मतलब ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें दो ऑप्शन दिखते हैं हमें, एक तो ये वाला है कि भाई विद 4 रो एंड 5 कॉलम, या फिर विद 5 रो एंड 4 कॉलम। तो भाई याद रखना ये वाली होती है रो, ठीक है, ये वाली रो। तो कितनी रो हैं, 1 2 3 और 4 रो हैं। और ऊपर से नीचे को अगर हम देखें, ये जैसे ऊपर से नीचे ये होती है हमारी कॉलम, ठीक है। तो 4 रो हैं और 5 कॉलम है, तो 4 रो और 5 कॉलम। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है, ठीक है, 4 रो एंड 5 कॉलम। आते हैं सेकंड पार्ट पे। बोला है जावा कंपाइल्ड कोड, मतलब जो बाइट कोड होता है, कैन रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको फीचर को क्या बोलेंगे कि भाई हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जावा का कोड है, जो बाइट कोड है, इंटरमीडिएट कोड भी इसको बोल देते हैं, उस नाम से भी आ सकता है ये, कि भाई हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाता है, चाहे तुम्हारा मैक ओएस हो, यूनिक्स हो, विंडोज़ हो। तो उस फीचर का नाम क्या है, उस फीचर का नाम है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो लैंग्वेज से लेना देना है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो लैंग्वेज होती है, तो वो ऑप्शन तो नहीं होगा। रोबस्ट और सिक्योर, तो ये लैंग्वेज की बात हो रही है कि लैंग्वेज है जो जावा वो है रोबस्ट और सिक्योर। उसका रोबस्ट और सिक्योर होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चल जाएगी, तो ये भी बेकार का ऑप्शन है। और मल्टी थ्रेड है कि एक बार में हम मल्टीपल टास्क अलग अलग थ्रेड बना करके चला सकते हैं। उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाएगी, ठीक है। तो ये कारण है, वो ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है अब द साइज़ ऑफ बैक स्लैश एन इज़। ये जो बैक स्लैश एन है, अब बैक स्लैश एन में एक बात आती है, ये जो होता है बैक स्लैश एन, ये तुमने एस्केप सीक्वेंस में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये एस्केप सीक्वेंस में पढ़ा होगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। बैक स्लैश एन के अलावा बैक स्लैश टी भी होता है, बैक स्लैश बी भी होता है, बैक स्लैश आर भी होता है, ठीक है, ऐसे बैक स्लैश एफ भी होता है। तो ये और भी होते हैं, तो ये सब तुमने पढ़े होंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी बैक स्लैश एन बोला है। मान लो उसके अलावा टी आ जाता क्वेश्चन में, बी आ जाता, आर आ जाता, एफ आ जाता, तो भी जो आंसर होता वो सेम रहता। अब आंसर है क्या, आंसर है इसका 2 बाइट्स। 2 बाइट्स के अलावा इसको 16 बिट भी बोलते हैं। अब कारण है कि इतना क्यों है इसका साइज़, इसका साइज़ इतना इसलिए है क्योंकि जो एस्केप सीक्वेंस हैं ये कुछ नहीं, ये कैरेक्टर होते हैं, कैर टाइप के कैरेक्टर। और कैरेक्टर का जो साइज़ होता है वो 2 बाइट्स होता है, 2 बाइट्स या 16 बिट। ये 16 बाइट्स नहीं होगा, ये 8 बाइट्स भी नहीं होगा, 4 बाइट्स भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द ऑपरेटर डैट गेट्स द हाईएस्ट प्रीसीडेंस वाइल इवेल्यूटिंग द गिवन एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखा, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर तुम्हें दिख रहे होंगे, जैसे प्लस का दिख रहा है, अगला क्या दिख रहा है, एक ये मॉड वाला है, एक मल्टीप्लाई वाला है, एक माइनस का है, ये दिख रहे हैं हमें 4। अब इसमें बोला है कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रीसीडेंस किसको मिलेगी, मतलब जो सबसे पहले इवेल्युएट होगा, पहले सबसे कौन सा सॉल्व होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ याद रख सकते हो, बैड मास, ठीक है। मतलब ब्रैकेट सबसे ज़्यादा प्रीसीडेंस होगी, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ब्रैकेट तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को, जो ये 4 सिंबल हैं, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस का दिख रहा है वो है डिवीजन वाला, ठीक है ना। एक्सपोनेंट से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अब आता है तीसरा, वो है डिवीजन। तो यहाँ डिवीजन का मुझे दिख रहा है ये वाला, तो इसलिए इसकी होगी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला उसके बाद आएगा, उसके बाद एडिशन वाला, उसके बाद सबसे
कम वाला है सब्ट्रैक्शन। तो किसी ने पूछा होता कि सबसे कम किसकी है, तो हम बोलते सब्ट्रैक्शन की है। बाकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है डिवीजन वाले की, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड जावा कीवर्ड। तो भाई जावा का कीवर्ड है, तुम्हें पता होगा जावा में जो भी होता है हमारे जैसे जो भी कीवर्ड है सारे वो स्मॉल केस से शुरू होते हैं। तो यहाँ इफ़ का आई बड़ा है तो ये तो है नहीं, बुलियन का पूरा है कैपिटल में ये भी नहीं है, स्विच का एस बड़ा है ये भी नहीं है, तो स्टैटिक है क्योंकि ये पूरा स्मॉल में भी है और स्टैटिक एक कीवर्ड भी होता है जावा में, ठीक है। तो ये तो सिंपल तरीका है तुम्हें देखने का, अगर कोई कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो तो पहले ही कटेगा। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इज़, अब यहाँ पर बोला है इसका आउटपुट क्या आएगा, और यहाँ पर हमें दो जो मैथ क्लास के फंक्शन है मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर, इनका इन्होंने यहाँ यूज़ किया है। सिंपल सी चीज़ें, सील जैसे घर की सीलिंग होती है तो सील वाला फंक्शन करता है क्या, सीलिंग कहाँ होती है, ऊपर होती है ना। तो वैसे ये जो भी वैल्यू इसके अंदर दी है इसको ये ऊपर वाले इंटीजर वैल्यू में इसको कन्वर्ट करता है। अब 6.4 को अगर कन्वर्ट करने बैठेंगे तो जो सबसे पास वाला ऊपर वाला मतलब बड़ा वाला इंटीजर है वो है 7, तो इसे ये 7.0 बना देगा, इसे इसने सीलिंग में पहुंचा दिया। फिर बीच में था प्लस का साइन, ठीक है ना। फिर यहाँ पर है मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर कहाँ होता है, नीचे होता है, तो इसका काम होगा वैल्यू को नीचे लाना। पर नीचे लाने से पहले इसको ये सॉल्व करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या है -1 -2, तो पहले सॉल्व होगी, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये बना -3, ठीक है ना। अब -3 को वो फ्लोर में लाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट में इसके आगे वैल्यू नहीं है, ये प्योर इंटीजर फॉर्म में है, ठीक है ना। इसके आगे कोई पॉइंट डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो इसको -3 को वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसको ये क्या दे देगा हमें लौटा करके, ये हमें -3.0 देगा। याद रखना जब भी जो है हमारे सील और फ्लोर वाले फंक्शन हैं ये हमेशा डेसिमल में वैल्यू देते हैं। जैसे उसने 7.0 दी वैसे ही ये -3 नहीं देगा, या -3.0 देगा। 7.0 -3.0 कितना बना 4.0, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है 4.0 आ रहा, तो यहाँ पर 4.0 सही आंसर है। याद रखना पॉइंट भी आएगा, तो ये कोई बच्चे गलती करेंगे कि 4 को टिक मारेंगे, मत करना, क्योंकि ये आंसर हमें पॉइंट में देता है। 7th वाला विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, इसमें से कौन एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो भाई लेंथ मेथड इंटीजर वैल्यू देता है, ये इंटीजर लौटा के देता है, लेंथ इंटीजर होती है। कैर एट ये इंडेक्स में ये एक कैरेक्टर लौटा के देता है, एक कैरेक्टर देता है, ठीक है ना। कैर एट मतलब नाम से पता चल रहा है कैरेक्टर एट, तो ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग का कोई एक कैरेक्टर निकाल के स्टोर करना है किसी कैरेक्टर वेरिएबल में, तब हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये हमें कैरेक्टर देगा। रिप्लेस क्या देता है हमें, रिप्लेस क्या देता है, और एक है इंडेक्स ऑफ ये नाम से पता चल रहा क्या देगा, है किसी का इंडेक्स, तो ये इंडेक्स देगा किसी का, तो जिसका ये इंडेक्स देगा, इंडेक्स कैसी वैल्यू होती है, इंटीजर टाइप की होती है ना, तो इंटीजर आया, ये भी हटा, बचा कौन, ये रिप्लेस क्या करता है, इस वाले को 2 वैल्यू लेता है, पुरानी वाली को नई के साथ रिप्लेस करके हमें लौटा करके देता है, तो ये हमें स्ट्रिंग देगा, ठीक है ना। पता होना चाहिए चारों चीज़ें कौन क्या देती है, ताकि हम पेपर में कुछ भी क्वेश्चन बन के हमें सॉल्व कर पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू अ स्विच स्टेटमेंट, स्विच की बात कर रहा है, स्विच केस की, कि भाई कौन सा ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन है चेक्स फॉर एन इक्वालिटी बिटवीन द इनपुट एंड द केस लेबल, तो ये तो ट्रू है, चेक करता है भाई वो जो हमने इनपुट दिया है और जो उसके लेबल हैं कि भी किसके साथ मैच हो रहा है ना, तो ये तो ठीक है। दूसरा सपोर्ट फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कहने का मतलब कि वो डेसिमल नंबर पॉइंट वाले सपोर्ट करता है, ये बात गलत है, वो पॉइंट सपोर्ट नहीं करता, ये बात याद रखना। सिर्फ इंटीजर वैल्यू तुम दे सकते हो लेवल्स के लिए, ठीक है ना, इंटीजर बस, ये फ्लोटिंग पॉइंट वगैरह नहीं चलते। ब्रेक इज़ यूज्ड टू एग्जिट, ये भी ठीक है, और केस लेबल आर यूनिक, ये भी ठीक है। तो इंटीजर ही लेगा ये इनपुट में जो तुम लेबल को दोगे, मतलब यहाँ पर इंटीजर से मतलब है इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है ना, टाइप की बात नहीं कर रहा। तो इंटीजर वैल्यू में तुम्हारा बाइट शॉर्ट इंट भी आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, ये कैर टाइप की वैल्यू भी ले लेता है, क्योंकि कैर भी इंटरनली इंटीजर फॉर्म में ही स्टोर होते हैं, तो ये उसको भी अगर हम देना चाहें हम दे सकते हैं, ठीक है। अब अगले में आते हैं 9th क्वेश्चन में। एरे गिवन बिलो, एक एरे दे रखा है CH नाम का, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CH के 0, CH का 0 का मतलब तो पहले होता है कि जो CH के 0 में रखा है, तो 0 इंडेक्स ये वाला है, पहला इंडेक्स होता है 0, तो मतलब है A इंटू 2 बना, ठीक है। बोला है इसका आउटपुट क्या आएगा, भाई A इंटू 2 कर रहे हो
तो अब यहाँ पर तुम इंटू 2 कर रहे हो, तुम इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ए को, जो क्या एक कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो अब कैरेक्टर को तुम अगर इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें पता है कि भाई कैरेक्टर इंटरनली इंटीजर में स्टोर होते हैं। इंटीजर में कैसे? एस्काई फॉर्म की मदद से, एस्काई वैल्यू, ठीक है ना, हर एक कैरेक्टर की एक एस्काई वैल्यू होती है। तो अगर तुम उसे इंटीजर मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो जावा उसे ऑटोमेटिकली उसकी एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, जो कि यहाँ पर 65 होती है ए की। तो कैपिटल ए की 65 होती है, उसको उसने 2 से इंटू किया तो आंसर तुम्हारा आएगा 130, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इन्होंने बोला टू एग्जीक्यूट अ लूप 10 टाइम्स, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? आई की वैल्यू है 11 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट तुम्हारा 11 से हुआ है, चलो कहाँ तक रहा है, लेस देन और इक्वल टू 30 पे एंड होगा, ठीक है। और जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ स्टार्ट और एंड की, मतलब वो वैल्यू को भी हम काउंट करेंगे। तो 11 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन इक्वल टू 30 है, तो मतलब 30 को भी काउंट करेंगे। और जो ये प्लस इक्वल टू 2 है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक को छोड़ रहे हैं। अगर भाई पहले 11 के लिए चला तो फिर अगला 13 के लिए चलेगा, एक को छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये अगर प्लस इक्वल टू 2 लिखा है उसका मतलब ये होता है, और जब प्लस प्लस लिखा होता है तो मतलब बारी बारी चल रहे हैं, 11 है तो अगला 12 आएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर 11 के लिए चला है फिर तुम काउंट कर सकते हो, अगला चलेगा किसके लिए, 13 के लिए, फिर 15 के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29 तक मेरे हो गए 10। उसके बाद अगला चलेगा तो 31 के लिए, लेकिन 31 तक तो वो चल ही नहीं पाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो भाई पहली बार वाला 10 बार चल रहा है। अब अगले वाले को देख लेते हैं, 11 से लेके 30 तक चलेगा और 3 का गैप दे रहा है। 3 का मतलब अगर पहला 11 के लिए चला है तो फिर अगला किसके लिए, 12, 13, 14 के लिए चलेगा। तो अगर ऐसे ही काउंट करेंगे तो ये तो 10 तो क्या है, मेरे ख्याल से 7, 8 के आसपास ही चलेंगे, तुम काउंट कर सकते हो। तो ये तो नहीं है। तीसरा वाला है सी, 11 से लेके 20 तक है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट 11 से हो रहा है और एंड हो रहा है 19 पे, क्योंकि लेस देन 20 बोला है। लेस देन मतलब 20 को काउंट नहीं करेंगे, तो 19 तक चलेगा, तो 11 से 19 तक 9 बार ही हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। और डी वाला 11 से लेके 21 तक बोलता है, 21 को भी काउंट करेंगे तो मतलब 11 से लेके 21 तक, तो ये तो 11 बार हो रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है। और सिंगल डायमेंशनल एरे हैज़ 50 एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज द लास्ट एलिमेंट। बोलता है कि किसी के 50 एलिमेंट हैं, किसी सिंगल डायमेंशनल एरे में 50 एलिमेंट है, तो मतलब उसकी लेंथ होगी 50, ठीक है ना, लेंथ होगी 50। अब तुम्हें मैंने एक चीज़ बताई है, जैसे छोटा सा एरे ले लेता हूँ, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, इसमें हैं तो 4 एलिमेंट इस छोटे से एरे में हैं, बट आखिरी वाले का इंडेक्स है 3, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो कितनी भी लेंथ हो आखिरी वाला एक नंबर कम होता है लेंथ से। उसी तरीके से अगर 50 लेंथ है तो आखिरी इंडेक्स वाला होगा 49, मतलब लेंथ से एक नंबर कम होगा उसका इंडेक्स। अब उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज द लास्ट एलिमेंट। लास्ट वाले को 100 करना है, तो करेक्ट कौन सा होगा, तो x 49 इक्वल टू 100 होगा करेक्ट। आखिरी वाले का जो इंडेक्स है वो 49 होगा, लेंथ से एक नंबर कम, और लेंथ है 50, ठीक है। मेथड प्रोटोटाइप फॉर द मेथड कंप्यूट विच एक्सेप्ट 2 इंटीजर, 2 इंटीजर लेता है और रिटर्न करता है। देखो जब उसने बोल दिया कि रिटर्न करता है तो वॉइड तो गया, वॉइड का मतलब होता है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। बुलियन का बी कैपिटल है, गया, ठीक है। अब 2 चीज़ें बच रही हैं, बुलियन और इंट। अब उसने बोला है जो रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स, तो भाई सीधी सी बात है बुलियन है वो, बुलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स। इंट तो इंटीजर वैल्यू देगा, तो ये भी गया। तो ऐसे तुम्हें करना है, ठीक है। इस पे आते हैं, द स्टेटमेंट डेट ब्रिंग्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड इज़। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट है जो कंट्रोल वापस जिसने कॉल किया है उसके पास पहुंचा देता है। तो भाई एग्जिट तो बंद ही कर देगा, इसको हटाओ। कंटिन्यू तो वापस लूप की स्टार्टिंग में देता है, कोई कॉलिंग मेथड पे तो देता नहीं है, तो ये भी गया। 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ब्रेक और रिटर्न। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक तो हमें जो हमारा लूप होता है सबसे इनर लूप उससे बाहर निकालता है, तो ये कोई कॉलिंग मेथड पे तो नहीं पहुंचा रहा। लेकिन जो रिटर्न है वो करता है, देखो नाम ही है रिटर्न। मान लो एग्जांपल के लिए एक फंक्शन है, ये है 1, फंक्शन 1 है, इसने कॉल किया फंक्शन 0 को, ठीक है। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ
इंट सी इक्वल टू, और यहाँ पर फंक्शन ज़ीरो ने क्या किया, इंटीजर टाइप का था, इसने कुछ रिटर्न कर दिया, मान लेता हूँ इसने रिटर्न कर दिया 10, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब फंक्शन 1 मेरा चलेगा तो होगा यूँ, जब मैं इस वाली लाइन पे आऊँगा ना, इस वाली लाइन पे आऊँगा तो फंक्शन 0 कॉल होगा, तो सीधा मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा 0 फंक्शन पे। फिर यहाँ से जब रिटर्न होगा 10 तो वापस लौट के इस वाली लाइन पे आ जाऊँगा। तो हुआ क्या, फंक्शन 1 था कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग मेथड, इसने कॉल करी इसको फंक्शन 0 को। फंक्शन 0 पे जब रिटर्न स्टेटमेंट दिखा, वहाँ से वापस लौट के मैं आ गया जहाँ पर इसको कॉल पड़ी थी, जहाँ से इसको कॉल किया था वापस वहाँ पर लौट के आ गया। तो ये किसने करा, रिटर्न ने करा। तो द स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड इज़, फंक्शन 1 पे वापस कंट्रोल आया रिटर्न की वजह से, तो रिटर्न इसका सही आंसर है। ठीक, तो भाई जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है बुलियन की, देखो बुलियन की दो ही तो वैल्यू होती हैं, क्या होती है, एक होती है ट्रू और एक फॉल्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी फॉल्स, ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा, फॉल्स में भी यहाँ पर तुम्हें दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक फॉल्स है जिसका एफ कैपिटल है, तो भाई कैपिटल वाले नहीं होते इसके, फॉल्स होता है छोटा एफ वाला और ट्रू होता है छोटा टी वाला, ठीक है ना, ये होती है इसकी दो वैल्यू, उसमें से डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन है द मेथड टू कन्वर्ट अ लोअर केस करेक्टर टू अपर केस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है करेक्टर, ठीक है, करेक्टर की बात करिए, ये तो है नहीं, स्ट्रिंग आ रखा है यहाँ पर, इसे हटाओ, ये भी नहीं है, दो ऑप्शन बच रहे हैं, करेक्टर डॉट इज अपर केस और करेक्टर टू अपर केस। इस तो चेक करने के लिए होता है कि क्या वो अपर केस है, तो सही ऑप्शन जो बच रहा है वो है टू अपर केस, करेक्टर टू अपर केस, करेक्टर डॉट टू अपर केस है जो मेथड, ये हमारे करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही स्ट्रिंग के लिए भी होता है टू अपर केस मेथड, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर करेक्टर बोला गया, तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न वाला, तो इसमें बोला इंटीजर क्लास कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम विदाउट कॉलिंग अ पैकेज, ठीक है। अब रीज़न बोला इट बिलोंग्स टू द डिफ़ॉल्ट पैकेज जावा डॉट लैंग, हाँ तो जावा डॉट लैंग एक डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है, और इंटीजर क्लास का हम बिना कॉल करे किसी पैकेज को यूज़ इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि वो जावा डॉट लैंग की पार्ट है, तो असर्शन भी ठीक है और रीज़न उसका सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो उसका सही ऑप्शन है ए वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एक्स बाय 2, एक्स की वैल्यू को 2 से बढ़ाना चाह रहा था, उसने क्या लिखा, ही हैज़ रिटन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट, उसने एक्स इक्वल टू +2 लिखा, हाँ ये तो गलत है। वट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, देखो एक तो सबसे आसान है कि भाई एक्स इक्वल टू एक्स +2 कर दो तो उसकी वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी। दूसरा एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है, शॉर्टकट जैसे समझ लो, एक्स प्लस इक्वल टू 2, तो एक्स प्लस इक्वल टू 2 का मतलब भी यही होता है कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं, मतलब तुमने कॉम्पैक्ट कर दिया लिखने का तरीका और कुछ नहीं, तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 को लिखने के बजाय तुम एक्स प्लस इक्वल टू 2 लिख रहे हो। ऐसी और भी होते हैं भाई, एक्स अगर तुम्हें मल्टीप्लाई ऐसे लिखोगे इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 2, ऐसे तुम एक्स माइनस इक्वल टू 2 लिखोगे तो इसका होता है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पर, अभी 2 और हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना, तुम्हारा हो गया एक्स मॉड इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स मॉड 2, आखिरी बचता है तुम्हारा एक्स डिवाइड इक्वल टू 2, इसका मतलब एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 5 है तुम्हारे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के, मॉडुलस के और एडिशन के, 5, तो याद रखना कुछ भी आ सकता है। अभी यहाँ पर प्लस का दे रखा है, तो यहाँ पर बोलता है ऑप्शन है भाई कौन कौन से सही है, तो यहाँ पर बोथ ए एंड सी हैं, ठीक है ना। अगला है द स्टेटमेंट यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट इन द एरे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग मतलब कोई स्ट्रिंग टाइप का एरे है, जैसे यहाँ पर लिख दिया है ABC, यहाँ पर लिख दिया कोई नाम दे देता हूँ अंश, यहाँ पर कुछ भी है, कैट, डॉग, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ बस। तो भाई ये एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है, बोलते हैं यहाँ क्वेश्चन में कि भाई अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग पता करनी है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 1 2 3 4, मतलब कहने का उसका इनडायरेक्टली मतलब है तुम्हें लेंथ पता करनी है अगर, तो तुम क्या करोगे, तो ये लेंथ तो हटा, ये तो हमने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। अब ये भी हटा, भाई जिसकी लेंथ निकालनी होती है तो पहले उसका नाम आता है, तब डॉट करके निकालते हैं। अब 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ए और बी, देखो भाई बी वाला होता है ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए यूज़ करते हैं, इसके आगे तुम्हें ये जो दिख रहे हैं राउंड ब्रैकेट, ये एक फंक्शन है, एक मेथड है,
ठीक है ना। और ये हम सिर्फ स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग दिया है, कोई एक स्ट्रिंग है, जैसे कोई मान लो जैसे ये है ICSC स्ट्रिंग s इक्वल टू ICSC लिखा हुआ है। तो भाई मेरे को ICSC की लेंथ निकालनी है, तब मैं s डॉट लेंथ लिखूँगा b वाला। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रिंग के एरे की। जब भी किसी एरे की लेंथ निकालनी होती है, चाहे वो स्ट्रिंग का ही एरे क्यों ना हो, ये लेंथ मेथड का यूज़ नहीं होता, लेंथ वेरिएबल का यूज़ होता है, जो कि ए ऑप्शन है। ये लेंथ वेरिएबल हर एक जो भी एरे है उस पर्टिकुलर एरे की लेंथ अपने पास स्टोर करके रखता है। तो बस उस एरे का नाम डॉट करके लेंथ लिखो तो वो तुम्हें उसकी लेंथ लौटा के दे देगा। जितने भी एरे होते हैं हर एक में अपना अपना उनका खुद का लेंथ नाम का एक वेरिएबल होता है, अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो अगर मेरी एस नाम की स्ट्रिंग है, भले वो स्ट्रिंग टाइप एस नाम की जो भी है ये स्ट्रिंग, वो एरे स्ट्रिंग का एक एरे है एस नाम का, ठीक है ना। तो एक एस नाम का मेरा एरे है स्ट्रिंग टाइप का, तो भले ही वो स्ट्रिंग टाइप का है लेकिन है तो एरे, तो उसमें भी एक लेंथ नाम का वेरिएबल रखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, जो कि उसकी लेंथ स्टोर करता है। तो मेरे को बस उसको कॉल करना है, उसकी मतलब वैल्यू निकालनी है। तो मैं बस जो भी स्ट्रिंग है उसका नाम लिख के डॉट लगा के लेंथ लिख दूंगा, तो मेरे को उसकी लेंथ मिल जाएगी, उसकी लेंथ लौटा के दे देगा। तो ए ऑप्शन है, बी नहीं है। 19th वाले पे आते हैं। बोर्ड है कंसिडर करो फॉलोइंग प्रोग्राम का सेगमेंट जिसमें स्टेटमेंट जम्बल्ड करे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट का करेक्ट ऑर्डर लगा के दो। कुल मिला के ये कह रहा है, 4 ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं। और काम क्या हो रहा है इसमें, बोल रहा है भाई इसमें स्वैप कर रहे हैं 2 वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो भाई कभी भी हमारा जो हम इनिशियलाइज जो भी हम डिक्लेरेशन करते हैं सबसे पहले तो वो आता है जो कि यहाँ पर लिखा है, पहली चीज़। दूसरा कारण ये है कि जो टी है, अब यहाँ पर जैसे बी में टी की वैल्यू असाइन कर रहे हैं और ए में बी की वैल्यू, तो भाई ये तो हम तभी कर पाएंगे ना जब पहले हम टी को इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट टी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, उसके बाद मैं बी में टी की वैल्यू डालूंगा। पहले कैसे डाल लूँगा, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि भाई हमारा जो डिक्लेरेशन है वो सबसे पहले होता है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो इंट टी इक्वल टू 0 सबसे पहले आएगा, तो थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा, बी वाला है, बात खत्म। बाकी देखने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन तुम देखना चाहते हो तो उसके बाद बोला है कि फोर्थ वाला मतलब टी इक्वल टू ए होगा। तो देखो बिल्कुल ठीक है भाई, टी को इनिशियलाइज़ करा, एक टेम्परेरी वेरिएबल था, अब उसमें ए की वैल्यू डाल दी, तो अब टी में और ए में दोनों में सेम वैल्यू है। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन बोला इसमें, फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पर, ए इक्वल टू बी। अब क्योंकि टी ने ए की वैल्यू संभाल के रख ली, मतलब ए की वैल्यू की 2 कॉपी हो गई, एक तो ए खुद के पास है, एक टी के पास है। तो अब हम जो ए है उसमें बी की वैल्यू डाल सकते हैं, वही हमने करा। तो अब ए में बी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू किस पे, वो टी पर है, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन है जो आखिरी वाला, वो क्या है कि बी में अब टी की वैल्यू डाल दो। बी में टी की वैल्यू डाल दी क्योंकि टी में पहले से ए की थी, इस तरीके से हमने स्वैप कर दी। तो हमें यहाँ स्वैप कैसे हुई वो नहीं समझना, हमें बस ये समझना है कि इनका ऑर्डर ये होगा। वैसे मैंने इसका एक क्वेश्चन भी करा रखा है तुम्हें स्वैप करने का वैल्यू, तो वो भी देख लेना। मैंने समझाया था ये किसी सॉर्टिंग वाली वीडियो में समझाया मैंने, सॉर्टिंग की तुम सिलेक्शन शॉर्ट मेरी सॉर्टिंग की प्लेलिस्ट पढ़ी उनमें देख लेना, क्योंकि उसमें भी हमारी ज़रूरत पड़ती है टेम्परेरी वेरिएबल की और कैसे हम सॉर्टिंग करते हैं, हमने डिटेल में ये समझाया है ये वाला चीज़ कैसे काम करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन आर्ग्यूमेंट इज़ अ वैल्यू डेट इज़ पास टू अ मेथड व्हेन इट इज़ कॉल्ड। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने फंक्शन बना रखा है, फंक्शन 1 ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, ठीक है। मैंने यहाँ फंक्शन 2 के अंदर इस फंक्शन फंक्शन 1 को कॉल किया, इसके अंदर 5 वैल्यू डाली और यहाँ ये कुछ रिटर्न भी कर देता है। चलो भाई रिटर्न कर दिया इसने 5, 10 कर दिया रिटर्न 10 समझाने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला इसने कि एन आर्ग्यूमेंट इज़ द वैल्यू डेट इज़ पास्ड टू अ मेथड व्हेन इट इज़ कॉल्ड। तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना, फंक्शन 1 को मैं कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने जो वैल्यू डाली है 5, इसको बोल रहा है कि हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, तो ये ठीक है। जो हम जब कॉल करते हुए वैल्यू डालते हैं, जो घुसाते हैं वैल्यू फंक्शन को कॉल करते वक्त, उसे आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो भाई ये 5 क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब रीज़न बताता है कि भाई वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इन द मेथड प्रोटोटाइप टू रिसीव वैल्यूज़ आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। के प्रोटोटाइप में जैसे मैंने यहाँ पर ये मेथड का प्रोटोटाइप बनाया है, ये रहा ये फंक्शन 1 करके,
टू रिसीव वैल्यूज़, ये जो इंट ए लिखा है अंदर बोलता है इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, तो ये गलत है भाई। एक्चुअल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट एक ही चीज़ होती है। एक्चुअल पैरामीटर जो मतलब असली में हम वैल्यू पास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर है 5, तो वही एक्चुअल पैरामीटर भी है और वही आर्ग्यूमेंट है। तो इसका जो रीज़न है वो तो गलत है। जो डिक्लेरेशन में हमने यहाँ पर जो ये इंट ए लिखा है इसको एक्चुअल पैरामीटर नहीं बोलते, ये फॉर्मल पैरामीटर होता है। ये सिर्फ फॉर्मल बताने के लिए बना रखा है। एक्चुअल में तो जो वैल्यू हम कॉल करते हुए घुसाते हैं वो होता है एक्चुअल पैरामीटर और वही होता है आर्ग्यूमेंट। तो रीज़न तो इसका बिल्कुल गलत है। हाँ, असर्शन ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि भाई असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है ना। तो अगर इसका हम सी ऑप्शन ठीक बोलेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सारे पार्ट इसके देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी अब देखूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ जाता हूँ। और तुम अगर कोई वीडियो चाहते हो किसी क्वेश्चन पे तो मुझे बता देना भाई, जो मतलब तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह में आए हो कुछ क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन तुम्हें नहीं आ रहा हो, उस टाइम सीधा क्वेश्चन डाल देना कॉपी पेस्ट करके कमेंट में, तो वहाँ से आसान रहता है पढ़ के सीधा वीडियो बनाने में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ फिर दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।